अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि इससे कोई सबक नहीं हासिल करता और यही वजह है कि तारीख़ ना सिर्फ ख़ुद को दोहराती रहती है बल्कि इसके नताइज बार बार घूम घूम के हमारे सामने आते हैं। यानी ये एक ऐसे दायरे का सफ़र है जहाँ पर हम जिस नुक्ते से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं घूम के उसी नुक्ते पर वापस आ जाते हैं। और यही कुछ हो रहा है हमारे वतन अज़ीज़ यानी पाकिस्तान में। और हमारी जो अदालती तारीख़ है ख़ास तौर पर वो एक मर्तबा फिर अपने आप को ना सिर्फ दोहराने जा रही है बल्कि पाकिस्तान उस दलदल में धंसता जा रहा है जहां से एक और अदालती तनाज़ा नमूदार हो रहा है। और इस सारी सूरत हाल में जो वाक़या जो रिजेंबलेंस है वो बिल्कुल वैसी है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक अदालती बहरान नज़र आ रहा है और इवन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के दरमियान एक रिफ्ट नज़र आ रही है, एक तनाव नज़र आ रहा है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक कैंपिंग नज़र आ रही है। बिल्कुल ये वही सूरत हाल है जो 1997 में उस वक्त सामने आई थी जब मुल्क पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे सज्जाद अली शाह साहब। और उन्होंने इस मुहाज़राई का आगाज़ किया था उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी नवाज शरीफ साहब को एक तौहीन अदालत के मुकदमे में तलब करके और उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी करके। लेकिन यहाँ इसके बाद भी उनकी तसल्ली नहीं हुई थी और ये मामलात आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। और उस वक्त के सदर जनाब फ़ारूक लगारी साहब कई मुकम्मल हमायत हासिल थी सज्जाद अली शाह साहब को। और फिर ये अदालती तनाज़ा बढ़ते 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 इस हद तक बढ़ गया कि तारीख़ में, तारीख़ की किताबों में और तारीख़ के हवाला जात में ये बात भी मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट की उसी एक बिल्डिंग में दो दो बेंचेस कायम किए जाते थे, दो दो कॉज लिस्ट जारी की जाती थी और एक कॉज लिस्ट को एक जज जारी करता था जबकि दूसरी कॉज लिस्ट को दूसरा जज जारी करता था। और एक दूसरे से जो तसादम की कैफियत थी वो बढ़ती चली जा रही थी। और इस सारी सूरत हाल में एक अजीबो गरीब कैफियत तारी होगी बल्कि यहाँ तक नौबत आई कि सज्जाद अली शाह साहब ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान जब उनको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जा रहा है और कुछ अफराद सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में उन्होंने बग़ैर कोई एप्लीकेशन के, बग़ैर कोई मुकदमा उनके पास ज़ेर समाअत होने के, उन्होंने 8वीं तरमीम को बहाल करते हुए जनाब फ़ारूक लगारी साहब को ये इख्तियार दे दिया कि जनाब आप अभी और इसी वक्त जो कौमी असम्बली है और वो तहलील करके नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बरतरफ कर सकते हैं। ये 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था। लेकिन जैसे ही इस फ़ैसले का उन्होंने ऐलान किया तो उसी कमरा अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद 10 जज साहिबान ने एक और फ़ौरी तौर पर मुकदमे की समाअत करते हुए सज्जाद अली शाह साहब का ये फ़ैसला इसको काला दम करार दे दिया था। फ़ारूक लगारी साहब को मना कर दिया था कि जनाब आपने ख़बरदार ऐसी कोई हरकत की, ये ना तरमीम वापस होगी ना ये आपके पास ये इख्तियार वापस आएगा 8वीं तरमीम का जिसके तहत आप 58(2)B के तहत असम्बलियों को तहलील कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ा और रफ़ीक तारर साहब सदर बन गए पाकिस्तान के और उसके नतीजे में फिर तकरीबन 2 सितंबर 1997 को सज्जाद अली शाह साहब और फ़ारूक लगारी साहब दोनों को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और उसके बाद 23 दिसंबर को अजमल मियाँ साहब जो हैं वो नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हुए। और इस तरीके से इस अदालती जो बहरान है उसका ख़ात्मा हुआ क्योंकि वो जज साहिबान जो इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस थे उनको सुप्रीम कोर्ट से यकीनी तौर पर फ़ारग किया गया और फिर नए तरीके से नए जो जज साहिबान आए और उन्होंने चीफ़ जस्टिस का ओहदा संभाला और मामलात को आगे चलाया। ये इतनी लंबी तमहीद और माजी का जो किस्सा मैंने आपको सुनाया है इसकी बुनियाद भी बिल्कुल वैसी है जो इस वक्त हम देखने जा रहे हैं। और इस वक्त जो निशाना बन रहे हैं वो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। और मामला ये है कि उनके अदालत के अंदर एक मामला पेश होता है सहाफ़ियों के, ख़ास तौर पर इमरान शफ़क़त साहब और आमिर मीर साहब के। अभी आपको मालूम है कि रिसेंटली उनको FIA वालों ने उठा लिया था और उसके बाद फिर एक दिन के बाद उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया। लेकिन अब एक एप्लीकेशन दी गई जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को और जस्टिस क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं जो जियो के रिपोर्टर हैं और आमिर मीर साहब और इमरान शफ़क़त साहब की तरफ से दस्तखत शुदा दरख्वास्त वहाँ पे फ़ाइल की गई जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 2 रुकनी बेंच बना दिया और उसकी समाअत के लिए तारीख़ मुकर्रर की 26 अगस्त। और इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ़ महकमों को नोटिस भी जारी कर दिए कि जनाब आप भी पेश हों और आके बताएं कि ये सारा मामला क्या है और किस तरीके से चल रहा है। अच्छा, इसके बाद
जो चीफ़ जस्टिस कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जनाब उमर अताब बंदयाल साहब, उन्होंने एक 5 रुकनी बेंच बना दिया जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं और वो कल मुकदमे की समाअत करेगी। कल इस अहम मुकदमे की समाअत होगी जिसमें इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि ये सुओ मोटो इख्तियारात किस कानून, किस दायरे कार के तहत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इनको जो देखने वाला मामला ये है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है और क्या किसी जज के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो ख़ुद ही कोई बेंच बना दे। असूली तौर पर जो मामला सामने आता है, जिसकी मैंने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से बात भी की है, उनका ये कहना है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज साहिब, मुअज़्ज़ज़ जज, वो किसी भी मामले का सुओ मोटो नोटिस अज़ खुद इख्तियारात के तहत नोटिस ले सकता है, लेकिन वो नोटिस लेने के बाद वो भेजते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस मामले के ऊपर बेंच बना देते हैं। जबकि मौजूदा मामले में जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, इन्होंने अज़ खुद बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, नोटिस भी जारी कर दिए और उसके साथ साथ उन्होंने उसकी मुकदमे की समाअत की तारीख भी मुकर्रर कर दी। और जिसके नतीजे में जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं, उनकी तरफ से भी 5 रुकनी एक बेंच बन गया, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन हैं और जस्टिस अली मज़हर साहब शामिल हैं। अब अगर हम देखें तो गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान हमें अदालतों के अंदर एक बहरानी कैफियत नज़र आ रही है और इसके साथ साथ जो वकला तंजीमें हैं वो भी बहुत ज़्यादा एहतजाज करती हुई नज़र आ रही हैं। और ये मामला का आगाज़ होता है सिंध हाई कोर्ट से, जहाँ पर एक जूनियर जज को उठाकर लगा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज, जबकि सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं अहमद अली शेख साहब, इनको कहा जाता है कि जनाब आप बतौर एड हॉक जज 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में ज़िम्मेदारियां अदा करें, जिस पर जस्टिस अहमद अली शेख ना सिर्फ इस पेशकश को उनका इस पेशकश पर माज़रत करते हैं बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। और इस सारी सूरत हाल में जो हैं फ़रोग नसीम साहब, जो इस वक्त वफाकी वज़ीर कानून के ओहदे पर मौजूद हैं, उसका बहुत अहम किरदार बताया जाता है। जब ये मामला शुरू होता है सिंध हाई कोर्ट से, तो उस वक़्त से ही वकला की तरफ से शदीद एहतजाज सामने आ रहा है और सिंध के अंदर तो सिंध हाई कोर्ट के अंदर तो मुकम्मल हड़ताल अभी तक जारी है। कल जब ये मामला सामने आता है तो उसके बाद भी वकला कन्वेंशन हो रहा होता है और उस वकला कन्वेंशन के अंदर जो सीनियर तरीन वकला रहनुमा हैं, जिसमें हामिद ख़ान साहब मौजूद हैं, जिसमें सलाहुद्दीन साहब जो सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, कराची हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद अली अहमद कुर्द साहब हैं और दीगर जो लोग हैं, मुल्तान बार के जो प्रेसिडेंट हैं, ये तमाम लीडर्स आके बड़ी तुंद व तेज़ तकरीरें करते हैं। और इस वक्त जो अदालतों के अंदर जो निज़ाम जारी है, ख़ास तौर पर एक जानिब तो सीनियरिटी का असूल जो अल जिहाद ट्रस्ट के केस में के फ़ैसले के अंदर वाज़े कर दिया गया कि सीनियरिटी के तहत ही जजों की एलिवेशन होगी सुप्रीम कोर्ट में और सीनियरिटी के तहत ही चीफ़ जस्टिस की तकर्री होगी और चीफ़ जस्टिस की तकर्री को एग्जेक्टिव के इख्तियार से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। ये अल जिहाद ट्रस्ट का एक फ़ैसला है। उसके तहत जब उसकी खिलाफ वर्जी होती है, जूनियर जजेस को उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाता है, तो इस पर वकला की तरफ से शदीद रिजर्टमेंट सामने आती है और वो इस पर शदीद एतराज़ात करते हैं। और उनका मौक़िफ़ ये है कि ये सारे का सारा खेल सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंबर्स को पूरा करने का है, ताकि जो मुखालिफ आवाज़ें हैं अदालतों के अंदर, उन आवाज़ों को दबाया जा सके। और मेरा ख़्याल है उनका ये इशारा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ ही है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें जो बातें वकला सर्कल्स के अंदर गर्दिश कर रही हैं वो यही है कि किसी न किसी तरीके से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात तय कर ली गई है कि नहीं भाई, ये बंदा हमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे नहीं चाहिए, लिहाजा इसके लिए अब मुकम्मल तौर पर एक काम का आगाज़ किया गया है। और आपको पता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किस वजह से नापसंद किए जाते हैं, उसकी वजह है फैज़ाबाद धरना केस, जहाँ की जिसकी ना सिर्फ उन्होंने समाअत की थी बल्कि एक सख्त तरीन फ़ैसला भी दिया था और उस फैसले के तहत बहुत सारे लोगों को उसका ज़िम्मेदार भी गर्दाना गया था। और आइंदा के लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर्स भी तय कर दिए थे कि ये
पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के अंदर ही रहना है। अब ये जो तनाज़ा सामने आ रहा है नए सिरे से, ये बिल्कुल रेप्लिका है, बिल्कुल अक्कासी कर रहा है माजी की उस सूरत हाल की जिसका मैं आपके साथ तज़किरा कर रहा हूँ। लेकिन इस सूरत हाल का एक और पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि इस सारे मामले के अंदर जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नोटिस लिया और उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, इस सारी सूरत हाल में जो गरीब का रुमाल है वो चोरी होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मामला था सहाफ़ियों का, सहाफ़ियों की हरासमेंट का, सहाफ़ियों को उठाए जाने का, चाहे वो इमरान शफ़क़त साहब हों, चाहे वो आमिर मीर साहब हों, चाहे वो असद तूर साहब हों, या कोई और भी हो जिनका मामला इस वक्त ज़ेर बहस आ रहे हैं कि जनाब इन सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती की गई। बिलाल गौरी साहब का भी नाम आ रहा था कि उनको भी FIA का नोटिस आया जिस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और जस्टिस सतर मिनल्ला साहब ने उस फैसले को, जो उनका जो कॉल अप नोटिस था FIA का, उसको भी सस्पेंड कर दिया। खैर, इस सारी सूरत हाल के अंदर अब चूँकि इस मामले की सुनवाई होनी थी 26 अगस्त को कि सहाफ़ियों की जो हरासमेंट है ये की जानी चाहिए, क्यों की जा रही है, इन्होंने क्या कसूर किया है, और अगर इनसे कोई शिकायत है तो इनको बताना चाहिए प्रॉपर्ली कि जनाब आपसे ये शिकायत है, आप अपने इस पर वजाहत दें और मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन इनको उठा कर ले जाना, छुपा देना, बिल्कुल लापता कर देना, या आके बंदे की हड्डियाँ तोड़ देना, या उसको पीट डालना, ये तो कोई तरीक़ाकार यकीनी तौर पर नहीं है। और अब चूँकि कल समाअत होनी है, देखना ये है कि उस समाअत के अंदर ये जो दायरा कार का तयन किया जाएगा, इस तयन के अंदर ये जो मामला जिसको टेकअप किया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, ये मामला किधर जाएगा। क्योंकि ये मामला अब मुझे इसी तरह नज़र आ रहा है जैसे इस मामले के ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी ताकि ये मामला आगे ना बढ़े। क्योंकि है तो मामला ये भी इंसाफ का, और जिस तरीके से अभी सूरत हाल बदलती जा रही है उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान एक और अदालती तनाज़े में उलझने वाला है। और ना सिर्फ वकला ने इस बार मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है, उन्होंने 9 सितंबर को स्ट्राइक का ऐलान किया, मुल्क गिर स्ट्राइक का ऐलान किया है। इसके साथ साथ अगला जो वकला कन्वेंशन है वो मुल्तान में तलब कर लिया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब अब हम किसी तरीके से किसी भी ये जो आला अदलिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं इससे ख़ुद को लाताल्लुक़ नहीं करेंगे, ओपन स्पेस नहीं देंगे, और हर एक मामले में रिजेंटमेंट करेंगे। अगर ये जो नंबर्स गेम है इसको पूरा करने के चक्कर में जो सेकंड रिव्यू वाला एक मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपको पता है कि सेकंड रिव्यू का ये वाला केस नहीं है, लेकिन एक केस है जिसके अंदर सेकंड रिव्यू अगर सुप्रीम कोर्ट लेजिटिमेट कर देती है कि हाँ किसी भी मामले के अंदर सेकंड रिव्यू लिया जा सकता है, तो फिर वो सेकंड रिव्यू वाला मामला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ भी आएगा, और वहाँ पर आने के बाद अगर नंबर्स पूरे हो जाएंगे तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए मुश्किलात पैदा करने का कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है इस सारी सूरत हाल में। लेकिन देखना यह है कि ये मामला आगे जाके क्यों आगे के जाके क्या शक्ल इख्तियार करता है। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया मुसलसल मुतनाज़ा बनाई जा रही है, और आवाम के लिए इंसाफ के हसूल को ना सिर्फ मुश्किल बनाया जा रहा है बल्कि महंगा भी किया जा रहा है। और सहाफ़ियों को तो इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।